गुड मॉर्निंग। आज के व्याख्यान में हम छर्दी रोग निदान की चर्चा करेंगे। यहाँ आपको मैं बता दूं कि छर्दी रोग का क्या मतलब है। छर्दी रोग का मतलब है वॉमिटिंग, यानी डिजीज जिसमें वॉमिटिंग होती है उसको आयुर्वेद में छर्दी रोग कहते हैं। ये जो छर्दी रोग में जो छर्दी शब्द है वो दो शब्दों के मिलने से बना है, छद और अर्ध। छद जो धातु है वो किसी चीज को आच्छादन करने के या भरने के अर्थ में आती है। तो वॉमिटिंग में या छर्दी रोग में हम देखते हैं कि जब आमाशय में स्थित मलीभूत दोष जब मुख मार्ग से बाहर निकलते हैं तो मुख भर जाता है उनके द्वारा। तो छद अपवारने वाला जो अर्थ है या छद आच्छादने वाला जो अर्थ है कि जो मुख को आच्छादित कर दे, मुख को भर दे, वो भी छर्दी रोग में देखने को मिलता है। और दूसरा शब्द है छर्दी में अर्ध। तो अर्ध जो शब्द है या धातु है उसके लिए कहते हैं अर्ध हिंसायाम से बना है, अर्थात अर्ध जो धातु है वो हिंसा के अर्थ में आती है। या हिंसा का अर्थ पीड़ा समझें कि जब वॉमिटिंग होती है तो हृदय, पार्श्व आदि जो अंगावयव हैं, उरह प्रदेश आदि जो हैं उनका पीड़न होता है, उनको कष्ट होता है। ये दोनों के दोनों लक्षण छर्दी रोग में हमें देखने को मिलते हैं। इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि यदि हम शब्द की व्युत्पत्ति या एटिमोलॉजिकल डेरिवेशन है उसको ढंग से समझ लें तो उस शब्द का स्वरूप कितना स्पष्ट हो जाता है। यहाँ रोग के संदर्भ में छर्दी शब्द जो मैंने आपको बताया इसके बारे में जो व्युत्पत्ति अभी अभी बताई मैंने कि छद आच्छादने या छद अपवारने और अर्ध हिंसायाम, इन दो धातुओं का अर्थ समझने मात्र से हमें छर्दी रोग का जो वास्तविक स्वरूप है वो स्पष्ट हो जाता है कि इसमें शरीर के अंदर अर्थात आपके कोष्ठ या आपके पेट में जो उत्कृष्ट दोष है जो बाहर आना चाहते हैं वो मुख मार्ग से बाहर निकलते हैं। और जब मुख मार्ग से बाहर निकलते हैं तो मुख को भरते हुए बाहर आते हैं और निश्चित रूप से हृदय, पार्श्व प्रदेश, उरह प्रदेश आदि को वमन के दौरान या छर्दी के दौरान कष्ट होता है। इतना अर्थ हम केवल व्युत्पत्ति जो है उसको देखने मात्र से समझ जाते हैं। इस छर्दी रोग के बारे में आचार्य सुश्रुत जिन्होंने उत्तर तंत्र में इस रोग का वर्णन किया है, उत्तर तंत्र के 49 चैप्टर में, वो भी कहते हैं कि छादयन आननम, कि जब ये वॉमिटिंग होती है पेशेंट को तो वो आनन यानी मुख को भर देता है, छादित कर देता है यानी भर देता है। और वेगे अर्धयन अंग भंजने, और वेग पूर्वक होता है तो अंगों का भंजन करता है, अर्थात पूरा प्रदेश में जितने अंगावयव में हृदय आदि उनका और पार्श्व प्रदेश आदि का अर्दन या उनमें पीड़ा होती या कष्ट उत्पन्न करता है। निरुच्यते छर्दी, ऐसे रोग को छर्दी कहा जाता है। और इसमें दोष की स्थिति क्या होती है तो वो कहते हैं दोषो वक्त्रम प्रधावित, इसमें शरीर में जो कुपित दोष है, बड़े हुए जो दोष हैं वो वक्त यानी मुख मार्ग की ओर दौड़ते हैं, अर्थात मुख मार्ग की ओर गमन करते हैं। और अगर दोष गति के हिसाब से हम यहाँ देखें तो वमन में दोषों की कैसी गति होती है, सुश्रुत के इस कोटेशन से स्पष्ट हुआ कि वमन में दोषों की ऊर्ध्व गति होती है। यहाँ पर एक बात मैं और बता दूं कि चरक संहिता में ये जो छर्दी रोग है वो चिकित्सा स्थान का 20वां चैप्टर है और इससे ठीक पहले अतिसार चिकित्सा का आचार्य चरक ने वर्णन किया। और कई बार मैं व्याख्यान में ये बताता हूँ अपनी क्लास में कि चरक संहिता में एक अध्याय के बाद दूसरा अध्याय आता है, उनके बीच भी इंटर रिलेशनशिप होती है। तो यहाँ हम समझें कि इससे पहले अतिसार का वर्णन हुआ, फिर छर्दी का वर्णन हुआ, यहाँ क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ मात्र इतनी ही रिलेशनशिप है कि अतिसार रोग में दोषों की अधोगति होती है, दोष अधः मार्ग अर्थात गुद मार्ग से बाहर निकलते हैं, जबकि वमन में दोषों की ऊर्ध्व गति होती है जिसमें मलीभूत दोष, विकृत दोष जो है उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त होकर के मुख मार्ग से निकलते हैं, अर्थात यहाँ विरुद्ध मार्ग है। यहाँ विरुद्ध मार्ग होना यहाँ इनका इंटर रिलेशनशिप का कारण हो गया है। दूसरा, कोई ये कल्पना करें कि दोनों में अग्नि विकृति होती है तो वो कर सकते हैं, पर ज्यादातर गति भेद है, गति की विपरीतता यहाँ देखी जाती है। अतिसार में अधः गति है दोषों की, और वमन या छर्दी रोग जो है इसमें दोषों की ऊर्ध्व गति होती है, ये अंतर है। यहाँ अगर हम थोड़ा मॉडर्न का कॉन्सेप्ट देखें कि वो क्या कहते हैं वॉमिटिंग के बारे में, तो वो कहते हैं कि वॉमिटिंग इज फोर्सिबल एक्सपल्सन ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट्स। गैस्ट्रिक कंटेंट जो है उसको फोर्सफुली जो एक्सपल्सन करते हैं हम माउथ थ्रू इसोफेगस एंड माउथ, उसको वो भी वॉमिटिंग कहते हैं। तो सेम थिंग हैज बीन मेंशन्ड बाय द मॉडर्न मेडिसिन आल्सो, कि वहाँ पर भी दोषों की ऊर्ध्व गति बताई और ऐसे इसोफेगस और माउथ के जरिए मलीभूत दोष, विकृत दोष बाहर आते हैं। वो कहते हैं कि ये वॉमिटिंग होती क्यों है, तो उसमें वो कहते हैं कि जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है तो वो विकृत दोष अगर आमाशय में स्थित है तो वो ऊपर के मार्ग से यानी मुख मार्ग से बाहर आते हैं और उसको वॉमिटिंग कहते हैं। मॉडर्न वालों ने वॉमिटिंग के कई सारे कॉज बताए, उनको थोड़ा यहाँ डिस्कस करना मैं जरूरी समझता हूँ। सबसे पहले वो कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो कॉजेज हैं उनके कारण भी वॉमिटिंग हो सकती है, जैसे गैस्ट्राइटिस, पॉलिसिस्टाइटिस, पेंथियाटाइटिस,
इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इन रोगों में भी कई बार वॉमिटिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा वो कहते हैं पॉइजन जो है उनके कारण भी वॉमिटिंग देखने को मिलती है, और उसका सबसे बढ़िया उदाहरण होगा फूड पॉइजनिंग या एल्कोहलिज्म या यूरेमिया आदि। ये पॉइजन के कारण या पॉइजनस कंडीशन उत्पन्न होने के कारण वॉमिटिंग कराते हैं यहाँ पर। इसके बाद वो कहते हैं कि रिफ्लेक्स जो कॉजेज हैं उसके कारण भी होता है। रिफ्लेक्स कॉजेज में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे आप ऐसा भोजन ले रहे हैं जो कि आपके शरीर के लिए साथ में नहीं है, या सी एंड एयर सिकनेस है उसके कारण भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट कॉजेज है, इनसे भी वॉमिटिंग हो सकती है। फिर सिस्टेमिक डिसऑर्डर में वो कहते हैं कि जैसे फीवर है, फीवर में भी कई बार वॉमिटिंग देखने को मिलती है। ऐसी प्रेगनेंसी में मिलती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलर जो है उसमें भी वॉमिटिंग देखने को मिलती है। उसके बाद वो कहते हैं कि साइकोलॉजिकल कुछ कॉजेज हैं उनके कारण भी वॉमिटिंग होती है, जैसे अनप्लीजेंट स्मेल है, या अनप्लीजेंट कोई भी फूड आइटम्स हैं, या अनप्लीजेंट कोई टेस्ट है आपके लिए, या फियर है। ये कुछ साइकोलॉजिकल कॉज है जिनके कारण भी वॉमन देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, कुछ न्यूरोलॉजिकल कॉजेज भी हैं वॉमिटिंग के, जो मॉडर्न में बताएं, जैसे माइग्रेन है, या सेरिब्रल ट्यूमर है, या मेनिंजाइटिस है, इनके कारण भी वॉमन देखने को मिलता है। यहाँ आपके मन में एक प्रश्न आना स्वाभाविक है कि आप वमन या वॉमिटिंग या छर्दी रोग जो है, छर्दी रोग की हम चर्चा कर रहे हैं, तो छर्दी रोग या वॉमिटिंग के इतने मॉडर्न के कॉजेज सर आप क्यों बता रहे हैं? तो उसका सीधा सा समाधान यह है कि यदि हम इन कारणों को जान लें तो हम अपने रोगी में ये बात अच्छी तरह से डायग्नोज कर पाएंगे कि हमारे रोगी में जो वमन हो रहा है या छर्दी जो हो रही है या वॉमिटिंग जो हो रही है वो किस कारण से हो रही है, क्योंकि चिकित्सा कारणानुरूप होती है। अगर आप चिकित्सा में डायग्नोसिस सही बना लें कि किस कारण से वो रोग हो रहा है तो चिकित्सा निश्चित रूप से लाभकारी होती है। इसके बाद हम छर्दी रोग के जो भेद हैं उनके बारे में थोड़ा विचार करें। आचार्य चरक ने छर्दी रोग के 5 भेद बताए हैं। सबसे पहले वातज छर्दी, दूसरा पित्तज छर्दी, कफज छर्दी, चौथा संधिपातज छर्दी, और 5वां का द्विष्टार्थ संयोगज छर्दी। मॉडर्न मेडिसिन में भी देखें तो अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन होता है, वहाँ पर प्राप्त होता है, लेकिन मैं एक ही क्लासिफिकेशन आपको दे रहा हूँ। वो कहते हैं सेंट्रल वॉमिटिंग होती है, रिफ्लेक्स वॉमिटिंग होती है, और तीसरी वो कहते हैं टॉक्सिक वॉमिटिंग होती है। जो सी और एयर सिकनेस के कारण जो वॉमिटिंग होती है वो रिफ्लेक्स वॉमिटिंग के अंतर्गत हम समझ सकते हैं। सेरिब्रल ट्यूमर, मेनिंजाइटिस आदि के कारण जो वॉमिटिंग होती है उनको हम सेंट्रल जो वॉमिटिंग है उसके कॉज में मान सकते हैं। ये मैंने पूर्व में आपको कहा भी था। अब आयुर्वेदिक जो 5 प्रकार की छर्दी है उसको हम कैसे डायग्नोज करें, क्योंकि आज का मेरे व्याख्यान के विषय है छर्दी रोग का निदान। निदान हियर मीन्स डायग्नोसिस, हियर निदान टर्म मीन्स डायग्नोसिस। सो हाउ टू डायग्नोज द छर्दी फ्रॉम आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू, ये हमें यहाँ देखना है। तो आचार्य कहते हैं छर्दी रोग की संप्राप्ति को बताते हुए कि जब कोई व्यक्ति वात को कुपित करने वाले निदानों का सेवन करता है, वात के कुपित करने वाले निदानों का सेवन करने का मतलब कि कोई भी रुक्ष आहार का अधिक सेवन करे, या तीक्ष्ण आहार आदि का अधिक मात्रा में सेवन करे, या अधिक व्यायाम आदि करे, या रात्रि जागरण आदि करे, विविध कारण व्यवाय आदि का अधिक मात्रा में सेवन करे, तो इन विभिन्न कारणों से क्या होता है कि उसके शरीर में या महास्रोतस जो है वहाँ पर वायु की वृद्धि हो जाती है। फिर वो जो महास्रोतस में वायु की जो वृद्धि होती है वो आमाशय में भी उत्क्लेश उत्पन्न करती है, और फिर दोष जो है वो ऊर्ध्वमुखीभूत होते हैं, और फिर हृदय का जो हृदय को प्रधान मर्म आयुर्वेद में कहा गया, तो उधर उरग प्रदेश का एक प्रधान अवयव भी है। तो वो दोष जब ऊर्ध्वमुखीभूत होते हैं तो हृदय आदि मर्मों को पीड़ित करते हुए वो मलीभूत दोष जब मुख से बाहर निकलते हैं तो उसको हम वातज छर्दी कहते हैं। यहाँ वातज छर्दी को कैसे पहचाने? तो कहते हैं कि इसमें जो व्यक्ति वॉमिटस निकालेगा, यानी जो उल्टी करेगा उसका जो द्रव्य निकलेगा उसको अगर आप देखते हैं तो वो फैन युक्त होगा, वो कृष्ण वर्ण का होगा, और तीसरी बात उसमें ये होगी कि उद्गार का शब्द अधिक होगा, अधिक शब्द के साथ वो वहाँ पर वॉमिटिंग करेगा। इसके अलावा आप जानते हैं जो कि वॉमिटिंग जब ज़्यादा देर होती है तो मुख सूखना आदि ये लक्षण भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो दोष विशेष के लक्षण जो ऐसे विविध कलर जो है उनमें से विशेष रूप से कृष्ण वर्ण का वमन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। श्याव वर्ण या कृष्ण वर्ण वात दोष में हमें देखने को मिलता है। तो इस आधार पर हम निर्धारित कर सकते हैं कि ये मरीज वातज छर्दी का है। पित्तज छर्दी का निदान कैसे करेंगे? पित्तवर्धक जो निदान है जैसे कटु, अम्ल आदि इनका सेवन करना, या अजीर्ण में भोजन करना, या अग्नि आतप आदि का अधिक सेवन करना,
या अग्नि आतप के संपर्क में अधिक देर तक रहना, उससे पित्त का कोप हो जाता है। और आप जानते हैं पित्त का स्थान या विशेष स्थान क्या है? आमाशय। तो आमाशय में पित्त जब अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, तो वहाँ उत्क्लेश होता है उसका बाहर निकलने के लिए, और फिर वो रसायनों के द्वारा फैलता हुआ, उर्दू मार्ग की ओर फैलता हुआ, हृदय आदि मर्मों को पीड़ित करता हुआ जब वॉमिटिंग कराता है तो उसको पैथिक छर्दी हम कहते हैं। अब पैथिक छर्दी को कैसे पहचाने? इसमें जो वॉमिटस निकलेगा वो हरे वर्ण का होगा या पीले वर्ण का होगा। उसका टेस्ट रोगी को पूछने से पता चलेगा, वो कहेगा कड़वा कड़वा मटेरियल निकल रहा है। और इसके साथ साथ पित्त के लक्षण जैसे अधिक प्यास लगना, उसको बर्निंग सेंसेशन होना, ये सारे लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। कफस छर्दी को कैसे पहचानेंगे? अति स्निग्ध, अति गुरु आहार का अधिक मात्रा में सेवन करे, बिल्कुल व्यायाम नहीं करे, दिन में जो निद्रा का सेवन करे, ऐसे व्यक्ति में कफ दोष जब बढ़ जाता है तो वो कफ दोष बढ़ करके आमाशय में उत्क्लेश करता है। और ऐसा बढ़ा हुआ कफ जो है वो आचार्य चरक कहते हैं कि सिर में, उरग प्रदेश में, आमाशय, इन सब जगहों पर बढ़ करके और फिर ऊर्ध्व गति जब होता है तो हृदय आदि मर्मों को पीड़ित करता हुआ जब वॉमिटिंग के रूप में बाहर निकलता है तो उसको हम कफस छर्दी कहते हैं। कफस छर्दी को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? यहाँ पर जो छर्दी के माध्यम से जो वॉमिटस निकलेगा या उल्टी का जो द्रव्य निकलेगा, उसको अगर हम देखेंगे तो या स्पर्श करेंगे तो वो स्निग्ध होगा, वो कुछ घन होगा, कफ के वर्ण का होगा, श्वेत वर्ण का होगा। इसके अलावा यहाँ पर कफ के अन्य लक्षण भी देखने को मिलते हैं। रोगी से अगर आप पूछेंगे तो वो कहेगा मेरा बिना खाए पेट भरा हुआ ऐसा मुझे फील होता है। इसके अलावा उसके शरीर में हैवीनेस होगी, तंद्रा होगी, निद्रा होगी। ये लक्षण यहाँ कफस छर्दी में हम विशेष रूप से देखते हैं। छर्दी का चौथा भेद जो बताया आयुर्वेद में वो है संधिपातः छर्दी, त्रिदोषज छर्दी आप कह सकते हैं। इसको समझना बहुत आसान है। त्रिदोषज या संधिपातः छर्दी कैसे होगी? जब कोई व्यक्ति त्रिदोष प्रकोपक जो कारण है उनका जब सेवन करता है, यानी वात, पित्त और कफ तीनों को कुपित करने वाले कारणों का सेवन करता है, तो उसके शरीर में तीनों दोष विशेष रूप से बढ़ जाते हैं। और वो दोष जब आमाशय में उत्क्लेश उत्पन्न करते हैं तो फिर दोष ऊर्ध्वमुखीभूत होते हैं और हृदय आदि मर्म को पीड़ित करते हुए, जैसा संप्राप्ति का क्रम मैंने वातज, पित्तज, कफज, छर्दी में बताया, उसी क्रम से हृदय, पार्श्व, उरग प्रदेश आदि अंगावयों को पीड़ित करता हुआ जब दोष मुख मार्ग से बाहर निकलता है तो उसको हम संधिपातः छर्दी कहेंगे। संधिपातः छर्दी जो है उसके लक्षण क्या होंगे? अभी अभी हमने आपको बताया कि तीनों दोषों के मिलित कारणों से ये होता है, तो लक्षण भी वात, पित्त और कफज छर्दी में जो मिलते हैं वो मिलित लक्षण होगा। वहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि वोमिटस हरा पीला भी हो सकता है पित्त के वर्ण के अनुसार, या कृष्ण वर्ण का भी हो सकता है, या एक से अधिक रंगों वाला हो सकता है। वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन भी पित्त के कारण हो सकती है, कफ के कारण शरीर में गौरव, अरुचि आदि ये भी वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। पांचवा भेद बताया आचार्य ने दृष्टार्थ संयोगक छर्दी। यहाँ दृष्टार्थ संयोगक छर्दी का मतलब मन को अप्रिय लगने वाली कोई भी विषयों का जब मन के साथ संयोग होता है, वो भले खाने की चीज हो या कोई चीज देखते हैं और वो हमें अप्रिय लगती हो, या किसी की गंध हमें अप्रिय लगती हो, तो ये सारे के सारे, या कोई अपवित्र चीजें देखने से घृणित स्वरूप वाली चीजें, ऐसी चीजों को देखने से आचार्य चरक कहते हैं कि मन संतप्त होता है। और मन संतप्त जब होता है और ऐसी स्थिति में जब रिफ्लेक्स एक्शन से, मुझे लगता है यहाँ पर जो हमारे ब्रेन में जो वॉमिटिंग सेंटर है वो उससे स्टिमुलेट हो जाता है, और ऐसी स्थिति में रिफ्लेक्स एक्शन के जरिए वहाँ पर वॉमिटिंग देखने को मिलती है। तो इन 5 प्रकार के भेदों को यदि हम अच्छी तरह से समझ लें और रोगी की केस हिस्ट्री लेते समय भी हम अगर अच्छी तरह से उसको पूछ लें, तो हम वॉमिटिंग के जो कॉज है उसको अच्छे से जान सकते हैं और सही डायग्नोसिस हम कर सकते हैं, और सही डायग्नोसिस होने पर हम सही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब हम देखें कि वॉमिटिंग में साध्य अवस्था और असाध्य अवस्था के क्या लक्षण है, यानी साध्य साध्यता का स्वरूप क्या है, साध्य अवस्था के क्या लक्षण है, असाध्य अवस्था के। तो सबसे पहले असाध्य अवस्था के जो लक्षण है उनको मैं आपको बताऊं। आचार्य कहते हैं कि अगर किसी रोगी में वमन का वेग बहुत, या छर्दी कहना चाहिए, यहाँ पर छर्दी का वेग बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, अगर वो व्यक्ति लीन एंड थीन है, वीक है, अगर वो जो वॉमिटर्स निकल रहा है उसकी गंध ऐसी है जो मल मूत्र के जैसी गंध वाली है, या जो वॉमिटिंग के जरिए जो मटेरियल निकल रहा है उसमें ब्लड आ रहा है या पस आ रहा है, ऐसी स्थिति अगर वहाँ पर है, और वमन के सारे उपद्रव अगर वहाँ उत्पन्न हो गए, जैसे हिक्का है, श्वास है, तृष्णा है यानी एक्सेसिव थ्रस्ट, ये सारे उपद्रव अगर वहाँ पर उत्पन्न हो गए हैं, तो ऐसा जो वमन या छर्दी है वो असाध्य या इनक्यूरेबल माना जाता है। तो अब आप कहेंगे साध्य अवस्था के लक्षण क्या?
तो ये जो असाध्य अवस्था के मैंने लक्षण बताए, इनकी अगर अनुपस्थिति है, ये सारे के सारे लक्षण एब्सेंट है, रोग नया है, और वमन या छर्दी रोग जो है उसमें अगर कोई उपद्रव नहीं है, उसके छर्दी रोग के जो उपद्रव हिक्का, श्वास, तृष्णा आदि मैंने अभी कहे, उनमें से कोई उपद्रव अगर नहीं है, नया नए रोग है, रोगी बलवान है, तो ऐसी स्थिति में छर्दी रोग साध्य होता है। तो उसकी तुरंत और सही चिकित्सा करनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो 5 भेद आयुर्वेद के अनुसार आज मैंने छर्दी रोग के बताए, वातज छर्दी, पित्तज छर्दी, कफज छर्दी, सन्निपातज छर्दी और दृष्टार्थ संयोगज छर्दी, इनमें से किसी भी छर्दी रोग को प्रारंभिक अवस्था में जब उपद्रव नहीं हो तब असाध्य नहीं कहा है। यानी पांचों ही नवीन अवस्था में होने पर, उपद्रव से रहित होने पर चिकित्सा योग्य हैं और साध्य हैं। थैंक यू वेरी मच।